प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि एक्सरसाइज 7.2 को हमें सॉल्व क्या करना है, यानी उसके मेथड्स क्या हैं, उसके लिए रूल्स क्या है। तो आते हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस कर लिया है। 7.1 को डिस्कस करने के लिए हमें कोई इंटीग्रेशन के कोई स्पेशल मेथड को यूज नहीं करना पड़ा था बच्चों। केवल और केवल एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करना था। लेकिन अब बारी है एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करने की। तो जरा गौर से देखिए, जहां तक बच्चों अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जहां तक बात है बच्चों, तो इसको फाइंड करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड है। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? इसमें पहला मेथड होगा बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो पहला मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। और अगर आप थर्ड मेथड की बात करते हो बच्चों, तो थर्ड मेथड जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बच्चों, इन्हीं तीन मेथड के हेल्प से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अब जो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको कब यूज करते हैं। सबसे पहले ये जाना जाए कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते कब है। बच्चों आप जानते हो कि ये क्या है, ये साइन ऑफ इंटीग्रल है। यहां पे एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रांड, और यहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो बच्चों इस मेथड का यूज करने के लिए, इस मेथड का यूज हम वहां करते हैं जब हमारे पास इंटीग्रांड में, यानी ये जो यहां पे ये है इसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। इंटीग्रांड में इसके कुछ पार्ट का डेरिवेटिव इसमें मौजूद होगा। ठीक है। फिर से बात समझिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का हम लोग यूज वहां करते हैं जहां पे इंटीग्रांड में इसके कुछ पार्ट का डेरिवेटिव मौजूद होता है। ठीक है। शायद ये बात मेरी समझ आपको नहीं आ रही होगी। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं एग्जाम्पल लूंगा, यानी कि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। आते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पे। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 1 to 37। यानी इस एक्सरसाइज में टोटल 37 क्वेश्चन है और हमें इन 37 क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम यूज क्या करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। लेकिन बच्चों ये बात तो हम लोग बस यहां जानते हैं ना, हम लोग बस यहां जानते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोग एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग जिस एक्सरसाइज में हमें जो मेथड यूज करना होगा उसको हम कर लेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, वहां आपको कौन बताने जाएगा कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करिए या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करिए।
वहां तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ऐसे पढ़ाई करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज हम वहां करते हैं जहां पे इंटीग्रांड में, यानी जो समाकल, हिंदी की बात करें, जो समाकल यानी जो फंक्शन दिया रहता है, उस फंक्शन के कुछ पार्ट का डेरिवेटिव उसमें मौजूद हो, तब जाके हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास जो इंटीग्रांड है वो आपके सामने दिख रहा है, वो क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। अब बच्चों जरा गौर से देखना, क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है? क्या आप नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यानी इस पूरे इंटीग्रांड में, इस इंटीग्रांड के कुछ पार्ट यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसमें मौजूद है। इसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जब ऐसी हमारे सामने कंडीशन आ गई कि इंटीग्रांड में कुछ पार्ट का डेरिवेटिव मौजूद है, तो जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, उसको हम लोग t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t। यानी कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। यानी हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अब बच्चों दोनों साइड यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड आप क्या कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष आप यहां पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर लीजिए। तो बच्चों 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये क्या आ गया? dt बाई dx आ गया। बात समझ आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब जरा गौर से देखो बच्चों, ये क्या आ गया? 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अब यहां से क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों dt अपॉन 2x। क्लियर? यानी कि आप dx से क्या लिख सकते हो? dt बाई 2x लिख सकते हो। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, मैं फिर से इसमें जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसको मैं फिर से ले रहा हूं। ये क्या है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना था, तो इसको बच्चों आप 2x रहने दो, इसको आप क्या ले लो t, और dx की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं? dt अपॉन 2x। क्या लिख सकता हूं? dt अपॉन 2x। बात समझ आ रही है? अब 2x से 2x क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। जब 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो अब हमारे पास क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। अब क्या होगा? अब बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम है, आप फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं आप ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? log mod x प्लस c होता है। क्लियर? तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू अब हो गई बच्चों log mod t प्लस c। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो x वेरिएबल का है। किस वेरिएबल का है? x वेरिएबल का है। तो लास्ट में हमें t को हटा करके, और हम लोगों ने t जिसको एज्यूम करा है, t हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज्यूम करा है, तो वहां पे t की जगह बच्चों हमें क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। अब शायद आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें गिवन इंटीग्रांड में उसके कुछ पार्ट का डेरिवेटिव मौजूद हो, और जिस पार्ट का डेरिवेटिव मौजूद होता है उसी पार्ट को हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं, और t एज्यूम करने के बाद यानी t मानने के बाद हम लोग x के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आंसर बच्चों फाइंड कर लेते हैं। ठीक है? उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है। अब जरा गौर से देखना बच्चों, और थोड़ा जल्दी देखना, ध्यान से देखिए। हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। बच्चों आप जानते हो कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। आपको मालूम है
कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो अगर मैं log x को t ले लूं बच्चों, तो उसका डेरिवेटिव 1/x इसमें मौजूद है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां से, लेट हमने एज्यूम कर लिया कि t इज इक्वल्स टू क्या, log x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर इधर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया dt बाई dx हो गया। इधर आप डिफरेंशिएट करोगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। अब आगे आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। यहां से आ गया dx इज इक्वल्स टू x dt, dx इज इक्वल्स टू x dt। क्लियर। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, फिर से जो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रांड था उसको मैं ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, उम्मीद है समझ आ रही होगी। इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x की जगह बच्चों हम लोग क्या रखेंगे, t रखेंगे, t, यानी मैंने रख दिया यहां पे t स्क्वायर अपॉन x, और dx की जगह बच्चों क्या रखा जाएगा, x dt, x इंटू dt। x से x कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चों यहां क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब बच्चों आपको रूल मालूम है, आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आपको बच्चों ये मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों तो यहाँ क्या आ जाएगा, t रेज टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस का c। क्लियर। यानी कि बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब हमें आंसर को बच्चों t वेरिएबल के फॉर्म में नहीं रखना है, हमें आंसर को x वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, बिकॉज हम लोगों ने t किसको एज्यूम करा है, log x। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलें। अब हम लोग बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आपको बच्चों धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज हम कहां करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये लिख के नहीं आएगा कि आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करिए, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करिए, चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करिए। ऐसा लिख के नहीं आएगा, ये आपको खुद से सोचना होगा। इसलिए यहाँ पे आप एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रॉपर वे में आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप मींस आप इंटीग्रांड को देखते देखते बता दीजिए कि आपको इनमें से किस मेथड का यूज करना है। ठीक है, चलें आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा गौर से देखा जाए, हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। अब बच्चों क्या होता है कि हर जगह आपको, हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चीजें नहीं दिखेंगी, यानी सीधे सीधे, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा कि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, आपको डायरेक्ट दिख गया था। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 2 की ही बात करेंगे तो आप देखते थे कि log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे मौजूद है। या आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो आपको ये आइडिया लग गया था कि 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है। बट बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है कि जरा गौर से देखिए, ऊपर तो बच्चों 1 है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके पास टर्म्स आए हैं उसमें 2 टर्म्स हैं, और दोनों में बच्चों ये x कॉमन है। देखिए ध्यान से, तो आप एक काम कर लीजिए, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप x कॉमन ले लो, ये हो गया 1 प्लस log x dx। अब बच्चों जरा गौर से देखना, जरा ध्यान से समझना चीजों को, कि अगर मैं 1 प्लस log x को t लेता हूं, 1 प्लस log x को t लेता हूं, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 1 प्लस log x को अगर मैंने t ले लिया, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1/x और ये dt/dx। यानी कि बच्चों हमने क्या देखा कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x।
यानी कि अगर मैं इतने को टी लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे मौजूद है बच्चों। ठीक है, ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए लिया कि आप चीजों को समझ जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़े। बच्चों हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में समझिए। यहां से बच्चों अब आपको क्लियर हो गया है कि आपको 1 प्लस log x को आपको टी लेना है। अब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव log x का 1/x हो गया, और इधर हो गया बच्चों dt/dx। कितना हुआ? dt/dx। इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे बच्चों, तो 1/x इज इक्वल्स टू क्या आया? dt/dx आ गया। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ता हूं। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू x dt आ जाएगा, x dt आ गया। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग फिर से अपने इंटीग्रांड को लेते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले को मैं लूंगा, ये आ गया 1, इसको लिया जाएगा बच्चों ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले को, 1/x इंटू 1 प्लस log x dx। ठीक है, अब बच्चों 1 प्लस log x को हम लोगों ने क्या मान रखा है? 1 प्लस log x को हम लोगों ने बच्चों t मान रखा है। क्या मान रखा है? t। और dx की जगह, इस dx की जगह बच्चों हम रखेंगे x इंटू dt। अब x से x बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब बच्चों अब आपको ये फॉर्मूला मालूम है, आप अच्छी तरह जानते हो, आपको ये अच्छी तरह ये आइडिया है बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी 1/t आ गया ना, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t ना लीजिए, अब 1/x लीजिए, क्योंकि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला x वेरिएबल के फॉर्म में आप जानते हैं। ये क्या हो जाता है बच्चों? log mod x प्लस c होता है। तो इस तरह बच्चों यहां पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा बाबू? ये आएगा log mod t प्लस c आएगा। हमें आंसर को t वेरिएबल में नहीं छोड़ना है, हमें आंसर को उस वेरिएबल में छोड़ना है जिस वेरिएबल का हमारा इंटीग्रांट है, यानी जिस वेरिएबल का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा तो x वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो ये क्या आ गया बच्चों? log, अब t आपने किसको माना था? t आपने बच्चों 1 प्लस log x को माना था, log 1 प्लस log x प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी फिनिश कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वो सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ा जाए बच्चों, आगे देखा जाए, आगे चला जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही हमें करना है, यानी हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू साइन कॉस x, साइन कॉस x dx। बच्चों यहां पे आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि अगर आप cos x को t ले लेते हो तो उसका डेरिवेटिव sin x इसमें मौजूद है, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो यहां से मैंने क्या किया? हमने लेट एज्यूम कर लिया कि लेट cos x इज इक्वल्स टू t। अब x के रेस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और ये क्या हो गया बच्चों? dt अपॉन dx हो गया। यहां से अगर मैं dx फाइंड करूं बच्चों तो ये dt अपॉन माइनस साइन x आ गया। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई। अब फिर से हम लोग क्या करें? अपने इंटीग्रांड को लेते हैं। इंटीग्रांड को अगर लिया जाता है तो ये क्या है बच्चों? ये है साइन x साइन cos x dx। अब हम लोगों ने क्या करा है? हम लोगों ने बच्चों cos x को t ले लिया है, तो वहां t रखता हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन, अब cos x की जगह t और dx की जगह dt अपॉन माइनस साइन x, dt अपॉन माइनस साइन x। इससे ये कैंसिल हुआ बच्चों। इस माइनस को मैं बाहर लेके आ रहा हूं, क्योंकि माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, और न्यूमरेटर में आएगा तो इसको बाहर हम ले लेंगे। माइनस ये क्या हो गया बच्चों? साइन t dt। अब बच्चों आपको साइन x का डेरिवेटिव तो मालूम ही होगा। आप जानते हो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx ये कितना होता है? ये होता है बच्चों
माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, आपको आइडिया है ना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब जरा गौर से देखिए, ये माइनस और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। ये क्या आया बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी आ गया। और टी हम लोगों ने किसको एज्यूम करा था, टी हमने कॉस एक्स को एज्यूम करा था। तो ये बच्चों हो गया कॉस एक्स प्लस सी। तो उम्मीद है आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया, उम्मीद है समझ आया होगा। अब बच्चों मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि जो हमें फंक्शन गिवन है, जो हमें इंटीग्रांड गिवन है वो ये है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। बच्चों बेसिकली हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे उस मेथड को प्रेफर कर रहा हूं जिससे कि इस क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी से मैच कर जाए। ढेर सारे केसेस में बच्चों एनसीईआरटी ने क्या करता है, आंसर को सिंप्लीफाई कर देता है, और आंसर सिंप्लीफाई कर देगा तो जब आप फाइंड करोगे तो आपका आंसर और एनसीईआरटी का आंसर हो सकता है कि मैच ना करे, क्योंकि एनसीईआरटी काफी आंसर को सिंप्लीफाई करके लिखता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाएगा, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर मेथड का यूज करिए, जो जिस टाइप का आपके पास आपके सामने क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जिस मेथड का यूज करना है, जिस फॉर्मूले का यूज करना है, उसको आप प्रॉपर वे में करिए। अगर लास्ट में आंसर मैच नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर पक्का मैच कर जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बेसिकली हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर वे में उस मेथड को यूज कर रहा हूं जिससे इसका आंसर एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैच कर जाए। तो गौर से देखना बच्चों, एक फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, एक फॉर्मूला आप बच्चों जानते हो कि sin 2x या sin 2 थीटा ही ले लीजिए, ये होता है बच्चों 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बेसिकली बच्चों इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से मैच कराने के लिए हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना होगा। जरा गौर से देखिए, ये साइन फंक्शन, ये कॉस फंक्शन, और दोनों की एंगुलर वैल्यू बच्चों सेम है। जैसे यहां पे साइन का भी एंगुलर वैल्यू थीटा है और कॉस का भी एंगुलर वैल्यू थीटा है। ठीक है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह बच्चों यहां पे मैं काम करता हूं, 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, यानी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का मतलब इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बस दिख रहा है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, बट फाइनली हम लोगों ने कुछ किया नहीं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये साइन ए एक्स प्लस बी हो गया इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। बात समझ आ रही है? अब बच्चों ये अपॉन वाले 2 को मैं ले रहा हूं बाहर, ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब क्या बच्चों इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या मैं इस बात को कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? कैसा? इसको क्या मैं साइन 2 थीटा यानी साइन 2 ए एक्स प्लस बी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिल्कुल बच्चों उस फॉर्मूले के बेस पे इसको लिखा जा सकता है। इसको आगे आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2ax प्लस 2b। ठीक, अब क्या किया जाए, यानी कि जो हमें ये इंटीग्रांट गिवन था बच्चों उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, और अब सिंप्लीफाई करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब बच्चों इसको हम लोग टी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टी ले लीजिए। ठीक है, इसको टी एज्यूम कर लिया जाए, और टी एज्यूम करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। यहां हमने एज्यूम कर लिया कि लेट, इसको मैं एज्यूम कर लिया बच्चों कि लेट p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल आया है, तो ये क्या हुआ बच्चों, dt बाई dx आ गया। और इधर डिफरेंशिएट आप करेंगे तो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट और x का वेरिएबल सॉरी x का डेरिवेटिव 1, यानी a इंटू 1 a हो गया, और b का डेरिवेटिव बच्चों 0, यानी ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब ये क्या आ गया, यानी कि फाइनली हमारे पास आ गया बच्चों dt इज इक्वल टू a इंटू dx। यानी कि एक बात और यहाँ पे हमें dx की वैल्यू निकालनी है ना, dx को रखना होगा, यानी कि बच्चों ये क्या हो जाएगा dt अपॉन a इज इक्वल टू dx। यानी कि अब हम लोग dx की जगह, अब हम लोग यहाँ पे जो dx है इस dx की जगह हम लोग बच्चों dt बाई a लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारा जो इंटीग्रांट है बच्चों ये किस फॉर्म का आ गया, ये आ गया 1/2 साइन, इसको हम लोगों ने क्या एज्यूम करा है, क्या माना है इसको हमने t माना है, देख लीजिए। तो ये हो गया t, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लें, और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोगों ने t लिख लिया, और dx की जगह बच्चों हम लिखेंगे dt बाई a। अब बच्चों a क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी आप बाहर लेके आ जाओ, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। बात समझ आ गई, बात क्लियर हुई। अब जब बात क्लियर हो गई बच्चों तो आप जानते हो कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, यानी कि यहां से इसका आंसर क्या आएगा 1/2, ये तो कांस्टेंट है, और साइन t का डेरिवेटिव माइनस कॉस t प्लस c। ठीक, यानी कि बच्चों ये फाइनली क्या आया माइनस कॉस, और t को आपने क्या रखा है, t को आपको रखना होगा ax प्लस b। क्या रखना होगा बच्चों, ax प्लस b रखना होगा, ax प्लस b अपॉन 2a और प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, ये रहा इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। हम लोग जरा आंसर मैच करा लेते हैं। बिल्कुल cos 2ax, लेकिन 1 - 4a कैसे आ गया बच्चों, हम लोगों ने गड़बड़ी करा है। गड़बड़ी ये करा है कि हमें क्या लेना था, यहाँ पे 2ax प्लस 2b लेना था, हम लोगों ने वहां क्या ले रखा है, ax प्लस b ले रखा है। कोई बात नहीं, वहां से हम लोगों ने गड़बड़ी करा है बच्चों, इसको थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी करा है। उस मिस्टेक को मैं अभी सही कर दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए। वो बाय मिस्टेक हमसे 2ax प्लस 2b की जगह हमसे क्या लिखा गया, ax प्लस b लिखा गया। यानी कि अब मैं इसको सही कर दे रहा हूं, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। देखिए जरा, अब हमें क्या एज्यूम करना है बच्चों, हमें एज्यूम करना है लेट, वहां से ऊपर से कर दे रहा हूं, स्पेस है हमारे पास, इसको मैं यहां से कर दे रहा हूं कि लेट 2ax प्लस 2b इज इक्वल टू t। इसको बच्चों इसको हमें t लेना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन 2a आ जाएगा, और इसका आ जाएगा ना, ये 2a कांस्टेंट है। अगर आपको कहीं नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो, देखो दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में बच्चों, तो ये कितना आ गया, ये 2ax आ गया और ये 2b आ गया। इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये dt बाई dx आ गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2a कांस्टेंट है, 2a को आप बाहर ले लो बच्चों, और ये क्या हो जाएगा dx बाई dx प्लस इसके साथ ये 2b क्या है, 2b पूरा कांस्टेंट है। इसको अगर डिफरेंशिएट आप करते हो, 2a को बच्चों अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, ये 2a क्या है, पूरी तरह ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये क्या आया बच्चों, dt बाई dx। क्लियर, यहां से देखिए इसका डेरिवेटिव 1, यानी कि 2a इंटू 1, इसका डेरिवेटिव 0, ये आ गया बच्चों dt बाई dx। आया या नहीं आया, अब जरा बताइए, ये 2a इज इक्वल्स टू dt बाई dx आ गया। अगर हम लोग यहां से dx निकालेंगे तो ये बच्चों आ गया dt बाई 2a। कितना आ गया, dt बाई 2a आ गया। ठीक है, अब जब ये dt बाई 2a आ गया तो हमें क्या करना है, हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। हमने इसको t भी एज्यूम कर रखा है, तो आइए बच्चों जरा देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। हमें फाइंड करना है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2ax प्लस 2b dx। बच्चों हम लोगों ने इसको t मान रखा है, जब इसको t मान रखा है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन t आ गया,
और बच्चों हमारे पास dx की जगह क्या आ गया, dx को आप देख सकते हैं dt बाई 2a लिख सकते हैं, dt बाई 2a लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां लिखा जाएगा बच्चों dt बाई 2a। अब जरा गौर से देखिए, ये 1/2a क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर जाइए तो 1/4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। अब आपको बच्चों मालूम है, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx ये क्या होता है, ये माइनस कॉस x प्लस c होता है, ठीक। बट यहां पर तो t वेरिएबल है, तो यहां क्या हो गया बच्चों, ये हो गया 1/4a, इसका हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c। अब जरा गौर से देखना बच्चों, ये माइनस कॉस t की जगह t आपने किसको एज्यूम कर रखा है, t आपने 2ax प्लस 2b को मान रखा है अपॉन 4a प्लस का c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर, यानी अब जाके इस क्वेश्चन का आंसर मैच किया। आप देख लीजिए आपने t को क्या माना था, आपने t को क्या माना था, जरा गौर से देख लीजिए, आपने यही t को माना था, उसी की वैल्यू को मैंने लास्ट में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और आंसर आपके सामने है। अगर आप आंसर मैच कराएंगे तो बिल्कुल आंसर मैच कर रहा है। अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो माइनस कॉस, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये ax प्लस b अपॉन 4a प्लस का c हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखा जाए, इसमें क्या किया जाए, कैसे पता चले कि हम क्या यूज करें। बच्चों यहां पे अंडर रूट के अंदर कुछ आया हुआ है, तो अंडर रूट के अंदर कुछ आया हुआ है, यानी हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx, ठीक। अब बच्चों यहां पे हम लोग अंदर वाली क्वांटिटी को t ले लेते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग t ले लेंगे, क्योंकि इसको अगर हम लोग t लेंगे तो देखिए जरा क्या आएगा। आप इसको ले लो बच्चों, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पे। बच्चों ये a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। b अकेले कांस्टेंट आया है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये क्या आ गया dt बाई dx आ गया, ठीक है। यानी कि बच्चों a बराबर क्या आया dt बाई dx। यहां से बच्चों अगर मैं dx फाइंड करूं तो ये आ जाएगा dt अपॉन a। इतनी बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब आगे बढ़ता हूं, आगे चलिए, जो हमारा इंटीग्रांट है उसको मैं ले लेता हूं अंडर रूट, हमें ax प्लस p को लेना था dx। अब बच्चों इसको हम लोगों ने ax प्लस b को हम लोगों ने t मान रखा है, तो बच्चों ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t, और dx की जगह मैं क्या लिखूंगा dt बाई a, जहां बच्चों a क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर लीजिए 1/a। अब अंडर रूट t को बच्चों हम लोग t रेज टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये dt, ठीक। अब बच्चों यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको ये आइडिया है, आपको ये मालूम है, आप जानते हो, आप बच्चों ये जानते हो, ये कलर आपको आई थिंक दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर लूं। आप ये जानते हो बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया बच्चों 1/a हो गया। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो t रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस का c। अब ये क्या आ गया 1/a आ गया, यहां पे बच्चों ये t रेज टू दी पावर 3/2 हो गया, नीचे क्या आ गया 3/2 आ गया प्लस का c आ गया, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहां पे ये हो गया बच्चों, ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 2/3a t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c। अब बच्चों ये मत सोच लेना कि ये 1/a तो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, लेकिन c क्या है बच्चों, c कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट के साथ ही जाके मल्टीप्लाई होगा तो अगेन कांस्टेंट आएगा, इसलिए c को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, अब हमें क्या करना होगा, हमें आंसर उस फॉर्म में लाना होगा जिस फॉर्म का हमारा इंटीग्रांट था,
ये टी हमने क्या माना बच्चों, टी हमने ए एक्स प्लस बी माना है, तो अब हमें टी की जगह ए एक्स प्लस बी रखना होगा, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2/3a, और ये आ गया, आपने टी माना है ए एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। सही आंसर ये रहा, जरा आंसर मैच करा लिया जाए, 2/3a बिल्कुल सही, ए एक्स प्लस बी बिल्कुल सही बच्चों, आंसर बिल्कुल सही है। अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया जाए, कैसे करना है, कैसे होगा, क्या होगा, किसको टी माना जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि ये अंडर रूट के अंदर का केस है, और आपने जो भी इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े होंगे उनमें से आप कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं जो अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को इंटीग्रेट करे। यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप चेन रूल लगा देंगे, यहाँ पे यानी इंटीग्रेशन में चेन रूल नाम का कोई चीज नहीं होता, कोई रूल नहीं होता है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या करेंगे, x अंडर रूट x प्लस 2dx, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट x प्लस 2dx। बच्चों जो गंभीर समस्या हमारे सामने पैदा कर रहा है वो ये है, ये इसको आप टी मान लो, इसको आप टी मान लो। अब आप कहोगे कि सर ये आप तो कह रहे हैं कि इंटीग्रांड में जब किसी पार्ट का डेरिवेटिव मौजूद होता है तभी हम क्या करते हैं, उसको टी मानते हैं। अब आप इसको आप टी मनवा रहे हैं, इसका डेरिवेटिव तो मौजूद नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं है, तो एक काम करते हैं, आप ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, और अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास मींस मोर देन 1 टर्म्स आए तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। उसके लिए बच्चे हमें क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करना होगा। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। अब इसको बच्चों हमने टी मान लिया, टी माना, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, t के रेस्पेक्ट में नहीं, x के रेस्पेक्ट में। x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, ये dt बाई dx, क्लियर। यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब मैं क्या करूं, मैं फिर से अपने इंटीग्रांड को इधर ले रहा हूं, फिर से मैं इस इंटीग्रांड को इधर ले रहा हूं। इधर लेने के बाद जरा देखिएगा ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x। अब अंडर रूट के अंदर इसको आपने क्या टी मान रखा, आप टी मान, dx की जगह dt। अब एक गंभीर समस्या और आ गई, गंभीर समस्या नहीं, बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ गई, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं देखा था। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ गए, एक x एक t। क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? बच्चों घबराइए नहीं बिल्कुल। आप यहीं से आप जो x प्लस 2 को t लिए हो ना, यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू t माइनस 2, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस यहीं से क्या काम करिए, बस आप यहीं से इस x को क्या लिख लो बच्चों, t माइनस 2 लिख लो, और ये अंडर रूट टी का मतलब होता है t रेज टू द पावर 1/2, और यहां पे ये dt। अब क्या होगा, अब जरा गौर से देखा जाए क्या होगा। अब ये होगा कि ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा, इसका पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा t1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये माइनस 2t रेज टू द पावर 1/2, और ये क्या आ गया, dt आ गया। अब क्या किया जाए, अब ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ इंटीग्रल है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 3/2 dt माइनस 2 कांस्टेंट है बच्चों, 2 को बाहर ले रहा हूं, t रेज टू द पावर 1/2 और ये dt। अब आइए डिफरेंशिएट कर लिया जाए, सॉरी इंटीग्रेट कर लिया जाए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों t रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लास्ट में बच्चों हम लोग c लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है तो आप यहाँ भी c लगाते, वहां भी c लगाते, लेकिन कोई मतलब नहीं है बच्चों, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, तो लास्ट में हमने एक ही साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लगा दिया।
ये बच्चों कितना आ गया, टी रेज टू दी पावर 5/2 आ गया। ये कितना आया, 5/2 आया। यहां से 2 टी रेज टू दी पावर, ये 3/2 आ गया, और ये बच्चों 3/2 आ गया, और ये प्लस का सी आ गया। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2t रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस ये 2 2 जा 4, 4/3 टी रेज टू दी पावर 3/2 प्लस सी आ गया। लेकिन बच्चों फंक्शन हमारा x वेरिएबल का है, इसलिए आंसर हमें x वेरिएबल में लाना है, हमें t वेरिएबल में नहीं लाना है। अब आंसर लाने के लिए बच्चों इस t की वैल्यू x+2 हम रखेंगे। क्या रखेंगे, x+2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, इसको अगर मैं रखूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस यहां पे ये 4 बच्चों, यहां स्पेस नहीं, मैं इसको आंसर यहां लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं। यानी कि 2t की जगह क्या लिखोगे बच्चों, t की जगह लिखोगे x+2 रेज टू दी पावर 5/2 अपॉन 5। क्लियर। फिर उसके बाद ये लिखा जाएगा 4/3 x+2 रेज टू दी पावर 3/2 और प्लस का c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। समझ आ गया। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। अब बारी है बच्चों किसकी, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अब जरा गौर से देखिए, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x √1 + 2x² dx। बच्चों अगर हम लोग इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहां मौजूद है, ठीक है। यानी कि अब अगर आप इसको लेते हैं तो एक बार आप मेंटल मैथ्स करके देख लीजिए, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x आएगा, तो इससे x के कटने के चांसेस हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको t ले सकते हैं। यानी कि बच्चों आप यहां से लिख लो कि लेट 1 + 2x² = t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, जरा गौर से देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ x आ गया, सॉरी यहां पे हमें इसको इंटीग्रेट करना था, मैं यहां कहां आ गया, इंटीग्रेट करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x² का 4x, और यहां पे ये क्या आ गया बच्चों, dt/dx आ गया। यहां से अगर मैं dx फाइंड आउट करता हूं बच्चों तो ये dt/ क्या आ गया, 4x आ गया। क्लियर, dt/4x आ गया। अब जब ये dt/4x आ गया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जिसको इंटीग्रेट करना है उसको मैं फिर से ले रहा हूं, यानी मैंने ले लिया x, ये √1 + 2x² dx, ये इंटीग्रेशन ऑफ x, इसको क्या लिखूंगा बच्चों हम लोग, t √t, और dx से क्या लिखेंगे हम लोग, dt/4x। x से x कैंसिल आउट हो गया, 4 को बच्चों हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये इंटीग्रेशन ऑफ √t यानी कि t रेज टू द पावर 1/2 dt। अब बच्चों क्या होगा, ये 1/4 हो गया, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो t रेज टू द पावर 1/2 + 1, यहाँ पे 1/2 + 1, और ये प्लस का c आ गया। यहां से बच्चों क्या आ गया, 1/4 t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c। अब यहां पे इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2/3 × 4, और ये हो गया बच्चों t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, ये आ जाएगा बच्चों आपका, यहां से आ गया 1/6। t की जगह क्या लिखोगे बच्चों, t आपने क्या अज्यूम कर रखा है, 1 + 2x², यहां पे रखोगे बच्चों आप 1 + 2x² रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। आप आंसर मैच करा सकते हैं, आप एनसीईआरटी से आंसर मैच कराइए, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है बच्चों, एग्जैक्टली सही, ठीक है। तो चले अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बच्चों आपके सामने।
जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप सीखिए कि किस कंडीशन में हमें क्या एज्यूम करना है और क्या एज्यूम नहीं करना है, कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इस बात को आप जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले सबसे हमारे सामने गंभीर समस्या अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर वाली अगर कोई क्वांटिटी आ जाती है तो हमारे लिए गंभीर समस्या पैदा कर देती है। तो हमें सबसे पहले हमें उससे निपटना है, यानी कि आप ये देख सकते हैं, अब इसको अगर आप p मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x + 1 आएगा, लेकिन यहां पे तो 4x + 2 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन लो, 2x + 1 आ गया। यहां से इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 dx। अब बच्चों जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना, क्या हम लोग इसको t लेते हैं, इसको t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव इतना होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पे बच्चों लेट x² + x + 1 = हमने t ले लिया। बोथ द साइड यानी दोनों साइड मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये dt/dx। यहां से बच्चों आ गया dx = dt/2x + 1। इतनी बात समझ आ गई। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, फिर से मैं फटाफट जल्दी बताइए मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब अपने इंटीग्रांड को ले रहा हूं। हमारा है इंटीग्रांड, देखिए यही वाला है, यही है ना। क्या ले लूंगा 2 × 2x + 1, और बच्चों ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम लोगों ने t ले रखा है, तो इसको मैं ले लिया √t। और यहां पे आप देख सकते हैं हम लोग dx को dt/2x + 1 लिख सकते हैं, dt/2x + 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 कांस्टेंट है, 2 को आप बाहर ले लो, √t को आप लिख सकते हो t⁻1/2 dt। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये 2 × t⁻1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1 और प्लस का c, ये बच्चों 2 t⁻3/2 आ गया, यहां पे भी 3/2 आ गया, प्लस का c आ गया, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/3 t⁻3/2 प्लस का c। अब जरा गौर से देखना बच्चों, t आपने किसको एज्यूम कर रखा है, t आपने इसको मान रखा है, तो आप t की जगह रख दो। क्या रखोगे, t की जगह रखोगे, t की जगह बच्चों आप रखोगे x² + x + 1, x² + x + 1 रेज टू दी पावर यहाँ 4/3 भी लिखना पड़ेगा, 4/3, ठीक है, 4/3 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 3/2 प्लस। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक, बात समझ आ गई, आंसर मैच करा लीजिए, 4/3 x² + x + 1 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी बढ़िया है बच्चों, काफी बढ़िया है। इसमें भी हमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है कि हम लोग किसको टी माने, क्या ले, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा बच्चों। यहां पे न्यूमरेटर में 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे ये इतना है या इस टाइप का, यानी इस जिस टाइप का आपके पास इंटीग्रांट ये गिवन है उस टाइप का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है। आप टी किसको मानेंगे, आप इसको अकेले मान नहीं सकते हैं, पूरे को मानेंगे कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले अगर आपके सामने आ जाए तो इसको सिंप्लीफाई करिए। इन दोनों में से आप √x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे √x आ गया, यहाँ पे -1 आ गया और ये dx आ गया। अब बच्चों अगर आप इतने को, अगर आप √x - 1 को t लेते हो बच्चों, आप जानते हो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, 1/2 √x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि अगर आप इतने को t लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप यहां पर लिख लो लेट √x - 1 = t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1/2 √x, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव dt/dx। ठीक है, आगे बढ़ोगे बच्चों आप तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा dx = क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dx = 2 √x dt। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब फिर से हम लोग अपने इंटीग्रांड को यानी इसको लेके आएंगे, इसको जो हमने सिंप्लीफाई कर रखा जिस इंटीग्रांड को, इसको मैं लेके आऊंगा, इसको मैं लेके आऊंगा तो इंटीग्रेशन अब बच्चों 1/√x
और इतने को हमने क्या मान रखा है, टी मान रखा है, मैंने इसको लिख लिया टी। और बच्चों dx जगह मैं क्या रखूंगा, dx जगह मैं रखूंगा 2√x dt। बात समझ आई, इससे ये कैंसिल आउट हुआ बच्चों, 2 कांस्टेंट है बाहर लीजिए, ये क्या आ गया 1/t dt, और आपको मालूम है 1/x का डेरिवेटिव log mod x होता है, तो ये log mod t प्लस c। लेकिन हमें t वेरिएबल के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, t की जगह हम क्या लिखेंगे √x माइनस 1, यानी 2 log mod ऑफ √x माइनस 1 प्लस c। ये रहा बच्चों इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर। जरा आंसर मैच करा लिया जाए एनसीईआरटी से। बिल्कुल सही बच्चों, आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.2 में इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर के यानी क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक के क्वेश्चन को लेकर के फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बस यहीं पे हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। आप अपने दोस्तों को, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल के बारे में आप बताइए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि मैं इंटीग्रेशन के साथ साथ अपने इस चैनल पे मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज एक एक करके, मतलब एक एक टॉपिक को लेकर के उसको 1 बाय 1 करके भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप उसका भी फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप जितना बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आप ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।